दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा थी कि संसद के मॉनसून सत्र के पहले यानी 20 जुलाई के पहले नरेंद्र मोदी सरकार अपनी कैबिनेट में फेरबदल कर सकती है। कुछ पुराने मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और कुछ नए मंत्रियों को जगह दी जा सकती है। कुछ के विभाग भी बदले जा सकते हैं। लेकिन अचानक इन चर्चाओं पर विराम लग गया और चर्चाओं पर विराम लगने के बाद कई तरह की बातें सामने आने लगी। एक तरफ सरकार का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर सवाल कि इस दौर में धर्मेंद्र प्रधान को बनाए रखा जाए या हटाया जाए। कहीं हटाने के बाद यह संदेश ना चला जाए कि सरकार सोनम वांगचुक के अनशन और छात्रों के आंदोलन के सामने झुक गई। इस तरह की मानसिकता जो मौजूदा सरकार की है, जो आंदोलनों के सामने झुकने को भी कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक रवैये के साथ और उस परिप्रेक्ष्य में देखना नहीं चाहती, तो एक कारण यह बताया गया। दूसरी तरफ भूपेंद्र यादव को लेकर सवाल, उनके तमाम प्राइवेट स्टाफ को 4 प्राइवेट स्टाफ को एक साथ बर्खास्त कर दिया गया। तीसरी तरफ कि कृषि राज्य मंत्री को लेकर सवाल, जो अपने ही विभाग की सब्सिडी 144 करोड़ की सब्सिडी में से लगभग 1 करोड़ की सब्सिडी खुद ही उठा लिए। ये तमाम बातें चल ही रही थी और इन सब के बीच संसद के मॉनसून सत्र की तारीखें आ गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान का मुद्दा, ट्रंप के टैरिफ का मुद्दा और भारत की गड़बड़ाती अर्थव्यवस्था का मुद्दा, जहां एक तरफ मॉनसून सत्र की परिस्थितियों को ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा था, वहीं असल कारण इसके पीछे कुछ और है कि आखिर मोदी कैबिनेट में विस्तार या फेरबदल का मामला अटका क्यों। असल कारण दरअसल यह है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ताकतवर मंत्रियों को हटाना चाहती है, उन्हें राजनीतिक रूप से मार्गदर्शक मंडल में भेजना चाहती है और उनकी चर्चा अक्सर होती रहती है। लेकिन आज हम जिस मामले की चर्चा करने जा रहे हैं वो मामला उससे भी ज्यादा बड़ा है। दरअसल 2 मुख्यमंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी तत्काल मुख्यमंत्री पद से छुट्टी दिलाकर एक अंदर खाने चर्चा चल रही है कि क्यों न इन्हें मान मनोबल के तहत मोदी कैबिनेट में लाकर रख दिया जाए। तत्काल राज्य को इनसे मुक्ति दिलाई जाए या इनसे राज्यों को मुक्ति दिलाई जाए। और ध्यान रखिए, ये दोनों मुख्यमंत्री कोई छोटे राज्य 2-4 लोकसभा सीटों वाले राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है। ये दोनों बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और ये दोनों ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जिनके राज्य में कम से कम 25 या 25 से ज्यादा लोकसभा सीटें। अब कल कई लोग गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात को भी जोड़कर देखेंगे कि कहीं योगी आदित्यनाथ को ही तो दिल्ली में मोदी कैबिनेट में आने के लिए नहीं कहा जा रहा। सवाल ही नहीं उठता है। सवाल इसलिए नहीं उठता है क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी लेना ही चाहती है तो वहां पर शिवराज फॉर्मूला बीजेपी के लिए ज्यादा बेहतर है। अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश हार जाए तो योगी आदित्यनाथ स्वतः मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जो अगले 6-8 महीनों में होने वाला है, वो विधानसभा चुनाव अगर बीजेपी जीत जाए तो जैसे शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटाकर उन्हीं के हाथ से पर्ची निकलवाई गई, उस फॉर्मूले के तहत योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। आज दरअसल जिन 2 मुख्यमंत्रियों को लेकर के सवाल गर्म है और अंदर खाने चर्चा भी है कि नरेंद्र मोदी इन 2 मुख्यमंत्रियों को राज्य के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी की जगह कुछ और ऑफर कर सकते हैं, मसलन केंद्र में मोदी कैबिनेट में जगह। अब ये 2 मुख्यमंत्री हैं कौन? स्वाभाविक है कि बिहार के मुख्यमंत्री 3 महीने पुराने हैं, सम्राट चौधरी, वो तो हो नहीं सकते। बंगाल के मुख्यमंत्री 2 महीने पुराने हैं, वो भी नहीं हो सकते। 3 महीने और 2 महीने में मुख्यमंत्री पद से तो किसी को हटाया नहीं जाएगा। असल बात यह है कि जिन 2 मुख्यमंत्रियों को हटाने की बात चल रही है, एक के राज्य में पार्टी में गुटबाजी बढ़ी हुई है और दूसरे के राज्य में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सीटें बड़ी संख्या में कम हुई। ये दोनों राज्य हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश। पहले मध्य प्रदेश की ही चर्चा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक विशेष परिस्थितियों में शिवराज सिंह चौहान के उत्तराधिकारी बनाए गए थे। उन परिस्थितियों में जब नरोत्तम मिश्रा विधानसभा चुनाव हार गए, अमित शाह के बेहद करीबी माने जाने वाले, और कैलाश विजयवर्गीय की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर लगाम लगा दिया गया।
नरेंद्र सिंह तोमर को दिल्ली से भेजा गया था, मोदी कैबिनेट के मंत्री को विधानसभा चुनाव लड़ाया गया, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उन्हें कहीं और एकोमोडेट किया गया। उस परिस्थिति में मोहन यादव को आगे लाया गया। कहा गया कि जेपी नड्डा उनका नाम आगे बढ़ाने वालों में थे और कहीं ना कहीं संघ की तरफ से सुरेश सोनी और नरेंद्र मोदी के बीच सहमति बनी कि मोहन यादव को लाया जाए। लेकिन मोहन यादव को लेकर उज्जैन में जिस तरह की खबर इंडियन एक्सप्रेस ने चलाई, जो 250 एकड़ से ऊपर का मामला उज्जैन शहर की पेरीफेरी में जमीनों का मामला खुलता हुआ दिखा, वो भारतीय जनता पार्टी की साख पर उतना ही बड़ा बट्टा है जितना बड़ा बट्टा अयोध्या की चढ़ावा चोरी से सामने आ रहा है। अब अयोध्या की चढ़ावा चोरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के कथित संलिप्तता की बात हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो मामला सामने आया उसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री और उनका विस्तारित परिवार सामने आ रहा था। लेकिन मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद से सीधे हटा देना और किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना देना, जैसे विजय रूपानी को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, वो व्यवस्था मौजूदा दौर में मध्य प्रदेश की राजनीति में, वो भी एक बड़े समुदाय, ताकतवर समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री के साथ तो अपनाई नहीं जा सकती। कहीं ना कहीं उन्हें संतुष्ट करना ही होगा, कहीं ना कहीं पार्टी के कैडर से ज्यादा जनता को मैसेज देना ही होगा कि इनका ख्याल रखा जा रहा है, जैसे शिवराज सिंह चौहान का ख्याल रखा जा रहा है। लिहाजा मोहन यादव के बारे में भी चर्चा गर्म है कि मोहन यादव के सामने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का एक ऑफर है। शिवराज सिंह चौहान की तरह उन्हीं के पद चिन्हों पर दिल्ली जाने का ऑफर है और इसी कोशिश के तहत नरोत्तम मिश्रा का टिकट भी काटे जाने की बात सामने आ रही है कि नरोत्तम मिश्रा को, जिन्हें मोहन यादव के विरोधी कैंप का भी कुछ लोग मानते हैं कि चलो नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया गया, यानी नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लिहाजा कोई तीसरा ही बनेगा। उस परिस्थिति में जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया तो अब मोहन यादव के लिए भी राहें आसान नहीं है। पहले लोगों को लगा कि मोहन यादव कैंप बहुत खुश होगा कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया, वो अगर जीत के आते, दतिया का उपचुनाव जीत करके आते, उस परिस्थिति में राज्य के गृह मंत्री वो रह चुके हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में लेना ही पड़ता, इस तरह की बातें होती। और फिर कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा जैसे दो लोग कैबिनेट में होते, सीनियर लोग कैबिनेट में होते, तो मोहन यादव के लिए राहें उतनी आसान नहीं होती, ऐसी बातें कही गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मोदी शाह की जोड़ी चेक एंड बैलेंस में बहुत भरोसा रखती है। आपने देखा कि चेक एंड बैलेंस कैसे किया जाता है। अमित शाह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर लगाम रखना है तो एक तरफ मुंबई में, बड़े स्टेट में महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और सबसे बड़े स्टेट में योगी आदित्यनाथ, दो लोगों को सामने लाया गया। दोनों की महत्वाकांक्षा, इन दोनों की महत्वाकांक्षा ज्यादा ना बढ़े, लिहाजा उस पर नजर रखने के लिए नरेंद्र मोदी की बेहद विश्वास पात्र को लखनऊ में गवर्नर बनाकर रखा गया। महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे को भी ताकतवर बनाकर रखा गया और कहीं ना कहीं शरद पवार के साथ भी चेक एंड बैलेंस वाला गेम खेलने की खबरें आती रहती है। तो चेक एंड बैलेंस में भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा नेतृत्व ज्यादा भरोसा रखता है, लिहाजा नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने का मतलब ये कतई नहीं समझा जाना चाहिए कि मोहन यादव के लिए रास्ता आसान हो गया, बल्कि एक रेड सिग्नल की तरह दिखाई दे रहा है कि ठीक है, नरोत्तम मिश्रा नहीं तो आप भी नहीं, आपके लिए भी दूसरी जगह है। ये परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है। अब चलते हैं दूसरे राज्य, पड़ोस के राज्य राजस्थान की तरफ। राजस्थान में आज एक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ये बोलती हुई पाई गई, सबके सामने, उसकी वीडियो भी चल रही थी, सबके सामने बोलती हुई पाई गई कि दुश्मनी इतनी करो कि दोस्ती के लिए एक गुंजाइश, एक छोटा रास्ता भी कम से कम तैयार रहे। अब वो किसे संदेश दे रही थी, किस तरह से उनकी नाराजगी के बावजूद उन्हीं से पर्ची निकलवाकर उन्हीं के गृह राज्य में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बनाया गया। और जब पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो 25-0 के स्ट्राइक रेट के साथ लगातार दो लोकसभा चुनावों में, 14 में और 19 में, इन दोनों चुनावों में लोकसभा में रिजल्ट दे रहा था और कांग्रेस पार्टी शून्य पर जा रही थी,
यहां तक कि 2019 में जब कांग्रेस के अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, वो 25 की 25 सीटें तो हारे ही, अपने बेटे को भी चुनाव नहीं जिता पाए। इस तरह का रिजल्ट राजस्थान से आ रहा था लोकसभा में कि सरकार किसी की हो, क्लीन स्वीप तो लोकसभा में भाजपा ही करेगी। उस पर भाजपा की अपनी सरकार रहने के दरमियान 25 में से 11 सीटें साफ हो गई, 11 सीटें विपक्ष लेकर उड़ गया। ये नौबत क्यों आई? भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री रहते हुए आई। ये नौबत क्यों आई? ये नौबत राज्य में समीकरणों की सियासत में, जहां मीणा समुदाय, राजपूत समुदाय, जाट समुदाय, गुजर समुदाय, इन्हीं की और इन्हीं के वर्चस्व की चर्चा होती है, सैनी समुदाय, माली समुदाय, इनकी चर्चा होती है। इनके बीच से भजनलाल शर्मा को लाया गया, जो किसी भी प्रभावशाली समुदाय से ताल्लुक नहीं रखते थे। दूसरा, वसुंधरा राजे की नाराजगी, और तीसरा, राज्य के अंदर के मध्य वर्ग का भारतीय जनता पार्टी से मोहभंग होता जाना। इन तमाम कारणों की वजह से भजनलाल शर्मा का मुख्यमंत्री बनना भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के नारे को तो छोड़ दीजिए, 272 के साधारण बहुमत से भी दूर कर गया। कहां सीटें घटी थी भारतीय जनता पार्टी की? गुजरात में तो बस एक सीट घटी थी, उसको घटना ना ही माने तो बेहतर है। मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप कर गई भाजपा, छत्तीसगढ़ में अपनी स्थितियां बरकरार रख गई। सत्ता में रहते हुए और भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री रहते हुए बीजेपी को कहीं नुकसान हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान तो उत्तर प्रदेश में हुआ ही हुआ। उसके बाद राजस्थान और हरियाणा में ही सत्ताधारी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ। तो राजस्थान जैसे राज्य के नुकसान को भारतीय जनता पार्टी झेल पाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अब चूंकि ये भजनलाल शर्मा दिल्ली की पसंद है, गुजरात लॉबी की पसंद है, लिहाजा मुख्यमंत्री पद से हटाकर इन्हें बियाबान में तो धकेला नहीं जा सकता। भजनलाल शर्मा के लिए वही फॉर्मूला, या मोहन यादव के लिए वही फॉर्मूला अपनाने की चर्चा चल रही है जो मनोहर लाल खट्टर या शिवराज सिंह चौहान के लिए अपनाया गया। मनोहर लाल खट्टर ने राज्य छोड़ा, दिल्ली में कैबिनेट में जगह बन गई। शिवराज सिंह चौहान ने राज्य छोड़ा, भले ही मोदी शाह के गुड बुक में वो हो या ना हो, भले ही मोदी जी पर किताब लिखकर उनको खुश करने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी न किसी बहाने राज्य के अंदर उनकी लोकप्रियता का ख्याल रखा गया और उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह दे दी गई। और इन्हीं सब के बीच दो राज्यों के अंदर जो बीजेपी का समीकरण गड़बड़ा रहा है, एक में लोकसभा चुनाव में गड़बड़ा चुका है और एक में मुख्यमंत्री ही मुद्दा बनते जा रहे हैं, तो इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री पद की जगह किसी और सम्मानजनक जगह, चर्चाओं के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह की जो बातें हैं, उस वजह से ज्यादा परिस्थितियां भी खराब हुई और उस वजह से कोई सहमति नहीं बनी दिल्ली और नागपुर के बीच। भारतीय जनता पार्टी के अंतःपुर के बीच आपसी सहमति नहीं बनी और इन सब के बीच नितिन नवीन और अमित शाह के बीच भी समीकरणों के उस तरह से नहीं होने की खबरें आने लगी जिस तरह से जेपी नड्डा के मोदी और शाह दोनों के साथ संबंध हुआ करते थे। उस तमाम परिस्थितियों में कैबिनेट विस्तार का मामला कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते में गया। अब ये मानसून सत्र के बीच भी हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अभी भी 4 दिन बचे हुए हैं मानसून सत्र शुरू होने में। इस बीच में भी एक छोटा सा विस्तार कर दिया जाए तब भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। या 13 अगस्त को जब मानसून सत्र खत्म होगा उसके तत्काल बाद भी अगर मोदी कैबिनेट में फेरबदल हो जाए तो वो संभावना ज्यादा दिखाई देती है कि वो समय ज्यादा अनुकूल होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सामाजिक समीकरण को भी चुनाव के लिहाज से साधना है। पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी हाथ पांव फैलाती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में भी सत्ता बरकरार रखने की चुनौतियां हैं और बिहार में भी जिस ढंग से प्रशांत किशोर अपनी कोशिश कर रहे हैं और जिस ढंग से बिहार के सामाजिक समीकरणों को दिल्ली के मार्फत साधने की कोशिशें हैं, वो कोशिशें भी करनी है। और जो लोग ममता बनर्जी की पार्टी छोड़कर एक गुमनाम सी पार्टी एनसीपीआई में गए हैं, उनके लिए भी जगह तलाशनी है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए कैबिनेट विस्तार मॉनसून सत्र में कुछ बड़े फैसले लेकर उसके बाद किया जा सकता है, या मॉनसून सत्र के आखिरी दिनों में भी अगर कर दिया जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल एक कैलकुलेटिव गेम खेलती हुई दिखाई दे रही है, एकदम से कैलकुलेटिव गेम, बहुत ही नपा तुला और सधा हुआ गेम। वो गेम किस तरह का है? वो गेम
इंडिया गठबंधन के बारे में पार्टियां तोड़कर चाहे जिस स्तर पर हो नैरेटिव सेट करने का कि इनके बस का नहीं है कि वो मुकाबला कर पाए। अब एनसीपी को तोड़ने की बातें चल रही है, उद्धव ठाकरे की पार्टी करीब करीब टूट चुकी है, ममता बनर्जी की पार्टी 2/3 सांसद और 3/4 विधायक उनके टूट चुके हैं। ये सब खेल हो चुका है। तेजस्वी यादव कहीं फील्ड में नजर नहीं आ रहे हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों में जनता को ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है, खासकर जनता के उस तबके को जो मौजूदा दौर में सत्ता को, निजाम को बदलना चाहता है, उसे ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि जिनके बूते निजाम बदलने की कोशिशें हो रही है, उनके बस का निजाम बदलना नहीं है। हालांकि जनता है, कोई राजनीतिक दल सत्ता या व्यवस्था परिवर्तन लोकतंत्र में आमतौर पर नहीं करता। सत्ता परिवर्तन का काम अक्सर जनता ही करती है। नैरेटिव भले ही सोशल मीडिया से बने, गोदी मीडिया से बने, सरकारें बनाए, पॉलिटिकल पार्टियां बनाए, लेकिन अंततः उस नैरेटिव को धार देनी है या उस नैरेटिव को ध्वस्त कर देना है, ये काम जनता ही करती है। लेकिन फिलहाल जनता को विकल्पहीनता की स्थिति चुनाव के समय पेश करने की मानसिकता बनाने के तहत पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। कौन कौन से लेजिस्लेशन और कौन कौन से विधेयक मानसून सत्र में आएंगे, उसकी चर्चा तो होगी ही, लेकिन महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक, बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली पंजाब तक, आम आदमी पार्टी से लेकर दक्षिण की पार्टियों तक ये कोशिशें चल रही है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को कमजोर दिखाने की कोशिश की जाए। और इन्हीं कोशिशों के तहत सोनम वांगचुक का अनशन दिल्ली में कैसे टूटे, कुछ लोग, बताया जाता है कि वो सत्ता पक्ष के करीबी लोग हो सकते हैं, न्यायपालिका के माध्यम से सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं सोनम वांगचुक का अनशन टूटे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी मुद्दे के लिए सत्याग्रह और अनशन करना तो जरूरी है, वो लोकतांत्रिक प्रतिरोध का एकमात्र रास्ता है, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह के अनशन को करने के लिए मौजूदा दौर में या कभी भी इसकी परिस्थितियां नहीं बननी चाहिए। देश की साख पर बट्टा लगता है, लेकिन मौजूदा दौर में जिस कैबिनेट के विस्तार की बात हम कर रहे हैं, उस कैबिनेट में शिक्षा मंत्री से लेकर पर्यावरण मंत्री और कई दूसरे मंत्रियों के ऊपर सवाल उठते हुए नजर आए, उसकी कार्यप्रणाली संदिग्ध होते हुए नजर आए, तब भी सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगे, उसे क्या माना जाए। फिलहाल तो कैबिनेट विस्तार की ही चर्चा है, और कैबिनेट विस्तार किस रूप में होगा, कैसे होगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दो मुख्यमंत्री, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर दिल्ली में आकर मंत्री बनते हुए नजर आ जाएं, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।